हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से ज्योग्राफी क्लास लेकर आया हूं और ज्योग्राफी में जो आपका अध्याय एक है, एक का क में जो जितने भी टॉपिक था मिट्टी के बारे में, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, पर्वतीय मृदा तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को मिट्टी के उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। मिट्टी का जो उपयोग होता है कितने वर्गों में बांटा गया है, मिट्टी का उपयोग जो होता है हम कितने भाग में कर सकते हैं, जो मिट्टियां होती है हमारी उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ना, उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है अध्याय 1 भूमि संसाधन, ये आपका चैप्टर्स नाम हो गए और भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया, ये टॉपिक नेम हो गया। ठीक है, ये क्या होगा बाबू, ये आपका टॉपिक नेम हो गया, ये आपका क्या हो गया, टॉपिक नेम हो गया, ये आपका टॉपिक नेम हो गया। अच्छा, ये आपका टॉपिक नेम हो गया। चलिए हल्ला नहीं करना है, तो कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो जगह वन विस्तार, पहला क्या जगह, पहला हो जाएगा वन विस्तार। वन विस्तार पहला क्या हो जाएगा बाबू, वन विस्तार। पहला जो हम भूमि का उपयोग करेंगे वो किसके उपयोग में, तो पहला हम उपयोग करेंगे वन विस्तार में। ठीक है, यहाँ देख, बात बहुत करता, मारेंगे तुमको। यहाँ देखो, तो अब क्या करें बाबू, पहला जो है वन विस्तार, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, वनों को लगा करके हम क्या करेंगे, मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि। तीसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गैर कृषि कार्य में संलग्न, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। उसके बाद कह रहा है अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ हो। उसके बाद कह रहा है वर्तमान प्रतिभूमि, और अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अगला जो हो जाएगा वो 5 वर्षों से खेती ना हुआ हो। उसके बाद कह रहा है कि शुद्ध बोया गया भूमि, शुद्ध बोया गया भूमि। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। देखो बाबू ध्यान देना, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सम टू द पॉइंट, इधर देखिए और डोंट स्टॉकिंग, देखो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे हम जो है भूमि का उपयोग कई वर्गों में करते हैं ना। हम जो होते हैं, हमारा जो जमीन है ना, हम कितने परसेंट मैदान भाग था, कितने परसेंट में, हाँ 43% में हम किस किस रूप में बांटे हुए हैं। तो कह रहा है कि वन का विस्तार, उसमें क्या वन भी है, देख रहे हो ना। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि भी है,
मतलब क्या है कि बंजर भूमि भी ऐसे है, जैसे राजस्थान में जाओगे बहुत सारे ऐसे भूमि है जो बंजर है, जहाँ पे हम लोग अभी देखते कुछ नहीं उपजा पा रहे, होता है ना, बंजर भूमि भी है। उसके बाद क्या है कि गैर कृषि कार्य लगने में संघन, कुछ ऐसे भी है भूमि जहाँ पे गैर कृषि होती है, जैसे गांजा उपजाना हो गया ना, मतलब चरस हो गया, ये सब चीज गैर कृषि होते हैं, ठीक है। तो समझ गए, वो सब अवैध होते हैं। बाग बगीचे एवं वन भी संलग्न भूमि है ना, यहाँ पे आप लोग लगा फुलवारी लगाए हो ना। तो उसके बाद कह रहा कि कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो, ऐसा भी बहुत सारी भूमि हो जो कृषि योग्य तो है लेकिन अभी तक वो वहां उपयोग नहीं कर रहा। सपोज दैट मान लीजिएगा आपने 5 बीघा जमीन खरीद करके छोड़ दिया, बाउंड्री वॉल करके छोड़ दिया, अब बाउंड्री वॉल करके छोड़ दिया, किसी को ना दिया वो खेती करने के लिए, ना खुद कर रही हो, वो पड़ा हुआ है 5 वर्षों से। तो ऐसे भी बहुत सारी भूमि है कि नहीं है, वही कर रहा है। वर्तमान में पड़ती भूमि, बहुत सारे ऐसे भी है जो वर्तमान में क्या पड़ती है। उसके बाद क्या, शुद्ध बोया गया भूमि, अब ऐसे भी भूमि है जिसमें पूरी तरह से क्या हुआ, पूरी तरह से फसल लगी हुई है और लग रही है वर्तमान कंटिन्यूटी के साथ। उसके बाद कह अस्थायी चारागाह एवं गौचर, कुछ ऐसे भी भूमि है जहाँ पे लोग अपना गाय चराते हैं और चारागाह भी होते हैं ना। पंजाब उंजाब में, बिहार में तो उतना नहीं देखने को मिलेगा, पंजाब में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे मवेशियों का पालन क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। तो ये था कुछ हम भूमि का मतलब बंटवारा कर सकते हैं, यानी उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भूमि का बंटवारा हम इस ढंग से कर सकते हैं। डाउट, चलते अगले टॉपिक की ओर चलते, छोटी छोटी टॉपिक है उसको देख लेते हैं क्या क्या कर रहा है। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। जो भूमि जो होते हैं टॉपिक, अगला जो टॉपिक हो जाएगा, अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि उपयोग के, भूमि उपयोग के, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग के प्रमुख कारक, भूमि उपयोग के प्रमुख कारक निर्धारित, भूमि उपयोग के प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। देखो बाबू, कह रहा कि भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक, भूमि उपयोग के 2, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा बाबू लोग, यहाँ पे 2 करना, कितना करना, 2, ठीक है। तो कह रहा कि यहाँ पे भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। हम 2 कारक को निर्धारित कर सकते हैं भूमि उपयोग के लिए। पहला कारक कह रहा है, 2 कारक कौन कौन सा हो जाएगा, 2 कारक जो हो जाएगा, यानी भूमि उपयोग के प्रमुख 2 कारक हो जाएंगे। पहला जो कारक हो जाएगा आपका, पहला कारक जो होगा वो हो जाएगा बबुआ, वो हो जाएगा आपका भौतिक कारक। पहला कौन सा कारक हो जाएगा, पहला जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक। कौन सा कारक हो जाएगा, भौतिक कारक, भौतिक कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, भौतिक कारक। दूसरा क्या हो जाएगा बुआरे, दूसरा कारक का नाम क्या है, दूसरा कारक का नाम है मानवीय कारक। कौन सा कारक, मानवीय, मानवीय कारक, मानवीय कारक। दूसरा कारक कौन सा है, मानवीय कारक। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बाबू, भौतिक कारक क्या होती है और मानवीय कारक क्या होती है, तो इसके बारे में इससे संबंधित लिखेंगे। भौतिक कारक में लिखोगे, लिखोगे भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति। उसके बाद लिखिएगा भू आकृति, जलवायु तथा मृदा, जलवायु, जलवायु तथा मृदा, जलवायु तथा मृदा, जलवायु तथा मृदा ना, ये सब जो होते हैं ये भौतिक कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं बाबू, भौतिक। और दूसरा जो होता है इसमें मानवीय कारक की ओर लिखेंगे। मानवीय कारक में लिखोगे, लिखोगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। उसके बाद लिखोगे प्रौद्योगिकी क्षमता, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षमता। उसके बाद लिखोगे संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। उसके बाद लिखोगे एवं परंपरा, एवं परंपरा, एवं क्या लिखोगे, परंपरा। ये देखिएगा बाबू, तरह के यहाँ पे जो भूमि का उपयोग जो होते हैं हम 2 तरह से करते हैं, एक तो भौतिक कारक, दूसरा हो जाएगा मानवीय कारक। हम जो रहते बाबू यानी मुख्य कारक निर्धारित करते, भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु तथा मृदा। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जलवायु कौन से कारक है, भौतिक की मानव की, तो भौतिक एग्जाम्पल दे देंगे। और जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपरा जो है ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे मानवीय कारक। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग के प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, 2 कारकों पर निर्भर करते हैं, पहला भौतिक कारक, दूसरा रासायनिक सॉरी मानवीय कारक, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है, छोटी छोटी टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है, एक बार इसको बहुत थ्रू कर लेना खाली बस।
अब देखिए यहाँ पे जो यानी भूमि से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जो भूमि से संबंधित, लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट 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 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉइल, लड़ा में करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के बारे में हम इंपॉर्टेंट तत्वों को लिखेंगे, विदाउट मिट्टी के बारे में लिखेंगे, यानी भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में लिखेंगे, भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हल में करिए, पहला जो तथ्य लिखेंगे नंबर फर्स्ट में, पहला जो तथ्य लिखेंगे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या बात करेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, साथ ही ध्यान दो पढ़ाई पे मच्छर नहीं लगेगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93%, 93% भाग ही भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है, आंकड़ा उपलब्ध है। देखो बाबू ध्यान देना, क्या कह रहा है समझते हैं जरा की अच्छा बताइए, भारत में कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें देखिए कह रहा है मात्र 93%, कितना मात्र 93% ही भूमि का उपयोग आंकड़ा में उपलब्ध बताया जाए, अर्थात हम इतना लाख वर्ग किलो में मात्र 93% ही क्या कर रहे हैं, भूमि का उपयोग कर रहे हैं, इतना ही आंकड़ा में दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत, पाक अधिकृत, पाक अधिकृत तथा तथा चीन, तथा चीन, चीन अधिकृत भूमि, चीन अधिकृत भूमि, चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे भी भारत की जमीन है जिसपे पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना, और कुछ ऐसे भी जमीन है जिसपे चाइना कब्जा किया है, तो हाँ चीन, चीन भी बहुत बहुत भूमि, हाँ हाँ उसको बोलते हैं कुछ नामों है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है वो जमीन, विवाद हुआ था बीच में, तो चलो बताइए थोड़ा देर में। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे करा कि डोकलाम, हाँ डोकलाम की कुछ जगह का नाम है जहाँ पे भिड़ंत हुआ था सेना के साथ, तो वहाँ पे कहा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, मतलब जो कुछ ऐसे भी जमीन है जो भारत का एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान भी दबोचे हुए है और वो चीन भी यहाँ पर हाफे हुए है, उसको सर्वेक्षण नहीं हो पाया, ठीक है। चलते अगला प्रश्न लिखोगे, अगला प्रश्न लिखिए जा, अगला प्रश्न लिखोगे बाबू, भारत के कुल क्षेत्र का, भारत के कुल क्षेत्र का, भारत के कुल क्षेत्र का, भारत के कुल क्षेत्र का 54% भूमि,
54% भूमि 54% भूमि कृषि योग्य है, कृषि योग्य है, कृषि योग्य है। देखो भारत में लगभग 100% में 54% भूमि क्या है, कृषि योग्य है। वहां पे आप खेती आराम से कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। चलते हैं उसके बारे में, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। देखिए पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि में कुल भूमि में कुल भूमि के 80% के 80% भाग पर खेती होती है, खेती होती है, जबकि जबकि खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद हो जाएगा आपका एवं अंडमान निकोबार, एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम 10% से भी कम 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है, क्षेत्र में खेती होती है, क्षेत्र में क्या होती है बाबू, खेती होती है। यानी इसमें समझने का प्रयास करेंगे, कि क्या करा कि अल्लाह करो बाबू, करा कि आप भारत के जो करा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम जो भौगोलिक जो एरिया देखते हैं, ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है भारत का, वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलो। उसमें मात्र 93% भाग ही क्या करता है, वो आंकड़ा में उपलब्ध है, ठीक है। यानी जो भारत का जो भूमि है, पूरी तरह से इंडिया का जो भूमि है, वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उसके बाद क्या, उसमें मात्र 93% ही क्या होता है, भाग भूमि का उपयोग आंकड़ों में है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बढ़िया कर दिए, बढ़िया दो और दो। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत, चीन अधिकृत भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यानी जो कश्मीर के एरिया जो होते, कुछ शायद कश्मीर को हाफे हुए है पाकिस्तान, और इधर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वो चाइना हाफे हुए है, ठीक है। तो इसको आंकड़ा में नहीं लिया गया है। भारत में कुल क्षेत्र का लगभग 54% भूमि जो होता है कृषि योग्य है, ठीक है। कितने कितने परसेंट? 54%। 100 में 54% जो होता है वो कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद करें पंजाब एवं हरियाणा, कुल भूमि का 80% भाग खेती में होती है। जो पंजाब और हरियाणा का जमीन होता है, वहां पे लगभग 80% जो होते हैं भूमि होता है खेती करने योग्य होता है। कितने खेती करने लायक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10% से भी कम वहां पे क्या होता है, खेती क्षेत्र। क्योंकि वहां पे हर जगह क्या पहाड़ है ना, ऊंचे खाबर जमीन है, खाई है, इसलिए वहां के जो किसान लोग बहुत कम होते हैं ना, वहां पे नहीं खेती हो पाती है, ठीक है। इसका कारण यही है। ये जो हो जाएगा बाबू, उसमें लिखोगे तो लाल मिट्टी के बारे में तो आप लोग को मैं पढ़ा ही दिया था पहले ही ना, तो इसके बारे में और लिखेंगे। चलिए उसके बाद इसमें थोड़ा पॉइंट और जोड़ लेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10% से भी कम है। उसके बाद देखिए किसी भी देश में, इसमें लिखेंगे किसी भी देश में, किसी भी किसी भी देश में किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए रखने के लिए पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उनके क्षेत्र के उनके क्षेत्र के उनके क्षेत्र के उनके क्षेत्र के 33%, कितना परसेंट बाबू,
33%, 33% भूभाग 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 पर वन का विस्तार वांछित है। वन का विस्तार क्या वांछित? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। तरह की अगर कोई भी एरिया या कोई भी देश है या कोई भी राज्य है, अगर उसके पर्यावरण को संतुलित बनाना, अगर पर्यावरण स्वच्छ रखना है, ठीक है, ये कहते हैं पर्यावरण दूषित हो गया, प्रदूषित, अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो कम से कम उसमें 100 से 33% क्या होना चाहिए? 33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अब देखो वन किसको कहते हैं, वन किसको कहते हैं, इसको पढ़ाएंगे आगे क्लास में, अगला चैप्टर में। तो वन बाबू, उस वन का मतलब ये नहीं कि आप अमरूद का पेड़ लगा दिए, आप संतरा का पेड़ लगा दिए, ऐसा नहीं। वन का मतलब खुद से उपजा हुआ हो, ठीक है, खुद से जो कोई पेड़ पौधा, खुद से जो कोई पेड़ पौधा वो मतलब होता है तो, हाँ, दोनों में अंतर होता है। जैसे खुद से जो उगता है वह उसका एक अलग इन्वायरमेंट होता है। हाँ, जिस पौधे में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ना, उसे वन कहते हैं, क्या कहते हैं? वन। और बाउंड्री उसको कहते हैं, बाउंड्री में आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे घर के बगल में, तो आप घर बना लियो तो उसके क्या थोड़ा बड़ा होगा पौधे ना। लेकिन आप जो अपने मन से जो कोई जैसे पीपल का पेड़ देखो कितना विशाल हो जाता है, बरगद का, तो वो सब होते वो ना। तो यहाँ पे कहा कि कम से कम कितना होना, क्या हुआ यहाँ पे बिहार में 7% के आसपास मात्र, ठीक है, 7%। तो कह रहा है यहाँ पे 33% जो होता है, ध्यान देना, 33% जो होता है, तो किसी भी एरिया को पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितना परसेंट जरूरी है? 33%। याद रखोगे, कई बार प्रश्न परीक्षा पूछ चुके हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे वर्तमान में, यहाँ लिखेंगे वर्तमान में 20%, वर्तमान में 20%, वर्तमान में 20% भूभाग, 20% भूभाग पर वन विस्तार है, पर वन विस्तार है। बताओ काय प्रदूषण होगा, काय प्रदूषण होगा, बताइए आप लोग। मात्र 20% है, कितना परसेंट रहना चाहिए? 33%। किसी भी एरिया को पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितना परसेंट वन चाहिए? लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 20%। 20 10 30 यानी 13% कम है। बताओ 13% कम रहेगा कैसे हो पाएगा? प्रदूषण, फेफड़ा, किडनी, तो श्वास से संबंधित परेशानियां होगी करेगी ना। चलो अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, एक फैक्ट लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया, 1952 में बनाया गया, 1952 में बनाया गया। यानी ध्यान देना बाबू, ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, यानी वन नीति का मतलब आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते हो ना, काटोगे तो उससे परमिशन लेकर के काटना पड़ेगा, वो भी अति आवश्यक होता। अगर आप वन का दुरुपयोग करते हो, वन को काटाई करते हो, तो सरकार क्या करेगी? आपको जेल कर देगी, सरकार आप पे एफआईआर कर देगी। ये कब नीति लाई गई थी? 1952 में ना। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लाएगी? नेशनल फॉरेस्ट ऑफ द लॉ ना, द लॉ ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट 1952, 1952 में क्या गया था? वन नीति लाया गया था। चलो अगला लिखोगे, इसमें नोट करके लिखोगे, कुछ नोट करके लिख लेंगे इसके बारे में, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखोगे, लिखोगे पशुधन के मामले में, इसमें लिखोगे पशुधन के मामले में, पशुधन, पशुधन समझते हो ना, पशुरे गाय भैंस, पशुधन के मामले में, पशुधन के मामले में पशुधन के मामले में भारत का विश्व में, भारत का विश्व में, भारत का विश्व में अग्रणी, भारत का विश्व में अग्रणी, भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। यानी कहने का मतलब हुआ गाय भैंस को पालने में भारत क्या है? दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है, क्या है? और दूध उत्पादन में क्या है? भारत सबसे आगे है, दूध उत्पादन में भी क्या है? भारत सबसे आगे है। तो यहाँ पे पशुधन के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या? अग्रणी है। स्थान क्या है? अग्रणी स्थान है, ठीक है, अग्रणी स्थान है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो कह रहा कि पशुधन के मामले में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। उसके बाद लिखोगे भारत में, इसी लिखोगे भारत में, भारत में अस्थाई, भारत में अस्थाई चारागाह के लिए, भारत में अस्थाई चारागाह, भारत में अस्थाई चारागाह के लिए, भारत में अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, बहुत कम भूमि उपलब्ध है, बहुत कम भूमि उपलब्ध है,
बहुत कम भूमि क्या बाबू उपलब्ध है। यानी कह रहा है कि भारत में जो अस्थायी चारागाह होते हैं, चारागाह समझते हो बाबू, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मान लीजिए गाय भैंस को चरा सकते हो ना, तो वो चारागाह क्षेत्र होता है जहाँ पे हरी हरी घासें उगती हो ना, सालों भर उगती हो, तो इसे क्षेत्र को चारागाह कहा जाता है। तो भारत में उस तरह के एरिया आपको कहाँ मिलता है, बहुत कम मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते। वही कहा यहाँ पे कि भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि क्या है उपलब्ध है, क्या है उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पशुधन के लिए, जो पशुधन के लिए, जो पशुधन के लिए, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जो पशुधन के लिए क्या है पर्याप्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूक्षरण। इसको आज खत्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है, इसको क्या करते हैं बढ़िया से खत्म करते हैं। चलो इसको बाबू इसको थोड़ा निकालो बढ़िया से। तो ये था बाबू आपका भारत के जो भूमि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इसके बारे में आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि कितने % भूमि पे वन रहेगा तो वो संतुलित होगा, अपना वातावरण स्वच्छ रहेगा। उसके बाद कितने पे खेती हो रही है, कितने पे कब्जा किया हुआ है दूसरा देश, और किसका आंकड़ा कितना % है, कौन से राज्य से जहाँ पे सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग अपने जीवन में करते हैं ना, वो सब आपने जान गया है। तो भारत में अस्थायी चारागाह बहुत कम है, जो पशुधन के लिए क्या पर्याप्त नहीं है, और पशुधन के मामले में भारत विश्व में क्या अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है, सॉरी। तो ये सब था आपका भूमि से संबंधित जानकारियां, ठीक है। तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको भूमि के क्षरण के बारे में, भूमि के ह्रास के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और घंटे को बढ़िया से दबाइए, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।